नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी राग दरबारी का 11वां अध्याय। छत पर कमरे के सामने टीन पड़ी थी। टीन के नीचे रंगनाथ था। रंगनाथ के नीचे चारपाई थी। दिन के 10 बजे थे। अब आप मौसम का हाल सुनिए। कल रात को बादल दिखाई दिए थे। वे अब तक छंट चुके थे। हवा तेज और ठंडी थी। पिछले दिनों गरज के साथ छींटे पड़े थे और इस घपले के खत्म हो जाने पर पूस का जाड़ा अब बकायदा शुरू हो गया था। बाजार में बिकने वाली 90% मिठाइयों की तरह धूप खाने में नहीं पर देखने में अच्छी लग रही थी। वह सब तरफ थी, पर लगता था सिर्फ सामने नीम के पेड़ पर ही फैली है। रंगनाथ नीम पर पड़ती हुई धूप को देख रहा था। नीम के पेड़ शहर में भी थे और धूप को उन पर पड़ने की और रंगनाथ को उसे देखने की वहां कोई ममानियत नहीं थी। पर उसने यह धूप गांव में ही आकर देखी। ऐसा उसी के नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ करता है। वास्तव में यहां आ जाने पर रंगनाथ का रवैया उन टूरिस्टों का सा हो गया था जो सड़कें, हवा, इमारतें, पानी, धूप, देश प्रेम, पेड़ पौधे, कमीनापन, शराब, कर्मनिष्ठा, लड़कियां और विश्वविद्यालय आदि वस्तुएं अपने देश में नहीं पहचान पाते और उन्हें विदेशों में जाने पर ही देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि रंगनाथ की आंखें धूप की ओर देख रही थीं, पर दिमाग हमारी प्राचीन संस्कृति में खोया हुआ था, जिसमें पहले से ही सैकड़ों चीजें खोई हुई हैं और शोधकर्ताओं के खोजने से ही मिलती हैं। रंगनाथ ने शोध के लिए एक ऐसा ही विषय चुना था। हिंदुस्तानियों ने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में अंग्रेजों की मदद से एक विषय की इजाद की है जिसका नाम इंडोलॉजी है। रंगनाथ के शोध का संबंध इसी से था। इंडोलॉजी के शोधकर्ताओं को पहले इस विषय के शोधकर्ताओं का शोध करना पड़ता है और रंगनाथ वही कर रहा था। 2 दिन पहले शहर जाकर यूनिवर्सिटी पुस्तकालय से वह बहुत सी किताबें उठा लाया था और इस समय नीम पर फैली धूप की मार्फत उनका अध्ययन कर रहा था। उसके दाएं मार्शल और बाईं ओर कनिंघम विराजमान थे। विंटरनीड्स बिल्कुल नाक के नीचे थे। कीट्स पीछे की ओर पैजामे से सटे थे। स्मिथ पैताने की ओर ढकेल दिए गए थे और वहीं उल्टी पलटी हालत में राइस डेविस की झलक दिखाई दे रही थी। पर्सी ब्राउन को तकिए ने ढक लिया था। ऐसी भीड़ भाड़ में काशी प्रसाद जायसवाल बिस्तर की एक सिकुड़न के बीच औंधे मुंह पड़े थे। भंडारकर चादर के नीचे से कुछ सहमे हुए झांक रहे थे। इंडोलॉजी की रिसर्च का समा बंध गया था। इसीलिए रंगनाथ को जब अचानक हाउ हाउ की आवाज सुनाई दी तो स्वाभाविक था कि वह समझता कोई ऋषि सामवेद का गान कर रहा है। थोड़ी देर में हाउ हाउ और नजदीक आ गया। उसने समझा कि कोई हरिशेण समुद्रगुप्त की दिग्विजय फेफड़ा फाड़ कर सुना रहा है। इतने में वह हाउ हाउ बिल्कुल नीचे की गली में सुनाई दिया और उसमें मार डालूंगा साले को जैसे 2-4 ओजस्वी वाक्यों की मिलावट भी जान पड़ी। तब रंगनाथ समझ गया कि मामला खालिस गंजहा है। वह मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया। गली में झांकने पर उसे एक नौजवान लड़की दिखाई दी। उसका सिर खुला था। साड़ी इधर उधर हो रही थी। बाल रूखे और ऊल जलूल थे। उसके होंठ बराबर चल रहे थे। पर इन्हीं बातों से यह न सोच बैठना चाहिए कि लड़की शहर की थी या ताजे फैशन की थी। वह ठेठ देहात की थी, निहायत गंदी थी और उसके होंठ च्युइंगम खाने की वजह से नहीं बल्कि अपने साथ की बकरियों को हले 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 कहने की वजह से हिल रहे थे। 4-6 छोटी बड़ी बकरियां
दीवार की दरार में उगते हुए एक पीपल के पौधे को चर रही थीं। यह चरकर किसी दूसरी दरार की ओर उसमें उगने वाले किसी दूसरे पीपल की तलाश कर रही थीं। रंगनाथ चारागाही वातावरण का यह दृश्य देखता रहा और उसमें हाउ हाउ के उद्गम की खोज करता रहा। वहां हाउ हाउ नहीं था। निगाह हटाते हटाते उसने लड़की के चेहरे को भी देख लिया, जो लड़की का जिक्र आते ही ताली बजाकर नाचने लगते हैं और फर्श से उछलकर छत से टकरा जाते हैं। उनके लिए जैसे कोई भी लड़की, वैसे ही ये लड़की भी खूबसूरत थी। पर सच बात तो यह है कि बकरियां उससे ज्यादा खूबसूरत थीं। हाउ हाउ के उद्गम का पता नहीं चला, पर वह आवाज कान में बराबर गूंजती रही। रंगनाथ ने पर्सी ब्राउन, कनिंघम आदि को छत पर वैसे ही पड़ा रहने दिया और नीचे उतरकर दरवाजे पर आ गया। इस समय वैद्य जी दवाखाने का काम कर रहे थे। 4-6 मरीजों और सनीचर को छोड़कर वहां और कोई नहीं था। हाउ हाउ की आवाज अब बिल्कुल नुक्कड़ पर आ गई थी। रंगनाथ ने सनीचर से पूछा, ये सुन रहे हो? सनीचर चबूतरे पे बैठा हुआ कुल्हाड़ी में बेंट चढ़ रहा था। उसने अपनी जगह से घूमकर हवा की ओर कान उठाया और कुछ क्षणों तक हाउ हाउ सुनता रहा। अचानक उसके माथे से चिंता की झुर्रियां खत्म हो गईं। उसने इत्मीनान से कहा, हाँ, कुछ हाउ हाउ जैसा सुनाई तो दे रहा है। लगता है छोटे पहलवान से कुसहर की फिर लड़ाई हुई है। यह बात उसने इस अंदाज से कही जैसे किसी भैंस ने दीवार में सींग रगड़ दिया हो। वह घूमकर फिर अपने प्रारंभिक आसन से बैठ गया और बसूले से कुल्हाड़ी के बेंट को पतला करने लगा। अचानक हाउ हाउ सामने आ गया। वह लगभग 60 साल का एक बुढ़ा आदमी था। देह से मजबूत, नंगे बदन, पहलवानी ढंग से घुटनों तक धोती बांधे हुए। उसके सिर पर 3 चोटें थीं और तीनों से अलग अलग दिशाओं में खून बहकर दिखा रहा था कि यह एक तरह का खून भी आपस में मिलना पसंद नहीं करता। वह जोर जोर से हाव हाव करता हुआ दोनों हाथ उठाकर हमदर्दी की भीख मांग रहा था। रंगनाथ खून का दृश्य देखकर घबरा गया। सनीचर से उसने पूछा, ये कौन है? इन्हें किसने मारा? सनीचर ने कुल्हाड़ी का बेंट और बसूला धीरे से जमीन पर रख दिया। घायल बुजुर्ग को उसने हाथ पकड़कर चबूतरे पर बैठाया। बुजुर्ग ने असहयोग के जोश में उसका हाथ झटक दिया, पर बैठने से इनकार नहीं किया। सनीचर ने आंखें सिकोड़कर उनके घावों का मुआयना किया और फिर वैद्य जी की ओर होंठ बिदकाकर इशारे से बताया कि घाव गहरे नहीं है। उधर बुजुर्ग का हाव हाव अब द्रुत लय छोड़कर विलंबित की तरफ आने लगा और बाद में बड़े ही ठस किस्म की ताल में अटक गया। ऐसी बात गायकी की पद्धति के हिसाब से उल्टी पड़ती थी, पर मतलब साफ था कि वे उखड़ नहीं रहे हैं, बल्कि जमकर बैठ रहे हैं। सनीचर ने संतोष की सांस ली, जिसे दूर दूर तक लोगों ने सुना ही नहीं, देख भी लिया। रंगनाथ हक्का बक्का खड़ा था। सनीचर ने एक अलमारी से रुई निकालते हुए कहा, तुम पूछते हो इन्हें किसने मारा? यह भी कोई पूछने की बात है। एक लोटे में पानी और रुई लेकर वह बुजुर्ग के पास पहुंचा और वहीं से बोला, इन्हें और कौन मारेगा? ये छोटे पहलवान के बाप हैं। उसे छोड़कर किस साले में दम है कि इनको हाथ लगा दे? हैं? शायद छोटे पहलवान की इस प्रशंसा से कुसहर के, जिनका पूरा नाम कुसहर प्रसाद था, मन को कुछ शांति पहुंची। वहीं से वे वैद्य जी से बोले, महाराज, इस बार तो छोटुआ ने मार ही डाला। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हमारा बंटवारा कर दो, नहीं तो आगे कभी मेरे ही हाथों उगता खून हो जाएगा। वैद्य जी तख्त से उतरकर चबूतरे तक आए। घाव को देखकर अनुभवी आदमियों की तरह बोले, चोट तो बहुत गहरी नहीं जान पड़ती।
यहाँ की अपेक्षा अस्पताल जाना ही उचित होगा। वहीं जाकर पट्टी वट्टी बंधवा लो। उसके बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करके बोले, छोटे को आज से यहाँ आना बंद। ऐसे नारकीय लोगों के लिए यहाँ स्थान नहीं है। रंगनाथ का खून उफनाने लगा। बोला, ताज्जुब है, इस तरह के लोगों को बद्री दादा अपने पास बैठलाते हैं। बद्री पहलवान धीरे से घर से बाहर आए। लापरवाही से बोले, पढ़े लिखे आदमी को समझ बूझ कर बोलना चाहिए। क्या पता किसका कसूर है। ये कुसहर भी किसी से कम नहीं है। इनके बाप गंगा दयाल जब मरे थे तो यह उनकी अर्थी तक नहीं निकलने दे रहे थे। कहते थे कि घाट तक घसीट कर डाल आएंगे। कुसहर प्रसाद ने एक बार फिर बड़े कष्ट से हाउ हाउ कहा, जिसका अर्थ था कि बद्री ऐसी बात कहकर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। फिर वे अचानक उठकर खड़े हो गए और दहाड़ कर बोले, वैद महाराज, अपने लड़के को रोको। ये सब इसी तरह की बातें कहकर एक आध लाशें गिरवाने पत्तुले हैं। इन्हें चुप करो, नहीं तो खून हुए बिना नहीं रहेगा। अस्पताल तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं थाने पर जा रहा हूं। छोटुआ को इस बार अदालत का मुंह न दिखाया तो गंगा दयाल की नहीं, दोगले की औलाद कहना। मैं तो यहां तुम्हें सिर्फ घाव दिखाने आया था। देख लो वैद महाराज, यह खून बह रहा है। अच्छी तरह देख लो, तुम्ही को गवाही में चलना पड़ेगा। वैद्य जी ने घाव देखने की इच्छा नहीं दिखाई। वे अपने मरीजों की ओर देखने लगे। साथ ही प्रवचन देने लगे कि पारस्परिक कलह शोक का मूल है। यह कहते हुए उदाहरण देने के लिए वे झपट कर इतिहास के कमरे में घुसे और यही कहते हुए पुराण के रोशनदान से बाहर कूद आए। पारस्परिक कलह को शोक का मूल साबित करके उन्होंने कुसहर को सलाह दी कि थाना कचहरी के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। उसके बाद वे दूसरे प्रवचन पर आ गए, जिसका विषय था कि थाना कचहरी भी शोक का मूल है। कुसहर ने दहाड़ कर कहा, महाराज, यह ज्ञान अपने पास रखो। यहाँ खून की नदी बह गई और तुम हम पर गांधीगिरी ठास रहे हो। यदि बद्री पहलवान तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठे तो देखूंगा ये लोग बांच कर कैसे अपने मन को समझाते हो। वैद्य जी की मूछें थरथराईं, जिससे लगा कि वे अपमानित हुए हैं, पर उनके मुंह पर मुस्कान छिटक गई, जिससे लगा कि वे अपमानित होना नहीं जानते। उपस्थित लोगों के चेहरे खिंच गए और साफ जाहिर हो गया कि कुसहर को अब यहां हमदर्दी की भीख नहीं मिलेगी। बद्री पहलवान ने दुत्कार कर कहा, जाओ जाओ, लगता है छोटुआ से लड़कर लड़ास पूरी नहीं हुई है। जाकर पट्टी वट्टी बंधवा लो, यहां बहुत ना टिलटिलाओ। छोटे पहलवान, जैसा कि अब तक जाहिर हो चुका होगा, खानदानी आदमी थे। उन्हें अपने परदादा तक का नाम याद था और हर खानदानी आदमी की तरह वे उनके किस्से बयान किया करते थे। कभी कभी अखाड़े पर वे अपने साथियों से कहते, हमारे परदादा का नाम भोलानाथ था। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। नथुने हमेशा फड़का ही करते थे। रोज सवेरे उठकर वे पहले अपने बाप से टुर्र करते थे, तब मुंह में पानी डालते थे। टुर्र ना होती तो उनका पेट गड़गड़ाया करता। छोटे पहलवान की बातों से अतीत का मोह टपकता था। उनके किस्से सुनते ही 19वीं सदी के किसी गांव की तस्वीर सामने आ जाती थी, जिसमें गाय बैलों से भरे पूरे दरवाजे पर गोबर और मूत की ठोस खुशबू के बीच नीम की छांव तले जिस्म पर टपकी हुई लसलसी निमकौड़ियां झाड़ते हुए दो महापुरुष नंगे बदन अपनी अपनी चारपाइयों से उठ बैठते थे और उठते ही एक दूसरे को देर तक सोते रहने के लिए गाली देने लगते थे। दो में एक बाप होता था, एक बेटा। फिर दोनों एक दूसरे को जमीन में जिंदा गाड़ देने की बात करते हुए अपनी अपनी चारपाइयां छोड़ देते और मुख्य विषय से दूर जाकर दो चार अनर्गल बातें कहकर अपने अपने काम में लग जाते। एक बैलों की पूंछ उमेटता हुआ अपने खेतों की ओर चला जाता, दूसरा भैंस चराने के लिए दूसरों के खेतों की ओर चला जाता। छोटे पहलवान इसी तरह का कोई किस्सा खत्म करके
बाद में कहते, अपने बाप के मर जाने पर बाबा भोलानाथ बहुत दुखी हुए। छोटे पहलवान ये बातें शेखी बखारने के लिए नहीं करते थे, ये बिल्कुल सच थी। उनका खानदान ही ऐसा था। उनके यहाँ बाप बेटे में हमेशा से बड़ा घनिष्ठ संबंध चला आ रहा था। प्रेम करना होता तो एक दूसरे से प्रेम करते, लाठी चलाना होता तो एक दूसरे पर लाठी चलाते। जो भी अच्छा बुरा गुण उनके हाथ में था उसकी आजमाइश एक दूसरे पर ही किया करते। बाबा भोलानाथ अपने बाप के मर जाने पर सचमुच ही बहुत दुखी हुए। उनके जीवन में एक रीतापन आ गया। उनके ना रहने पर सवेरे से ही किसी से झगड़ा करने के लिए उनका पेट गड़गड़ाने लगता, मुंह में पानी डालने का मन ना होता। दिन रात खेतों पर बैल की तरह जुते रहने पर भी उन्हें अपच की शिकायत रहने लगी। अब उनके लड़के गंगादयाल उनके काम आए। कहा भी है कि लड़का बुढ़ापे में आंख की ज्योति होता है। तो गंगादयाल ने एक दिन 17 साल की उम्र में ही अपने बाप भोलानाथ को इतने जोर से लाठी मारी कि वे वहीं जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें कौड़ी जैसी निकल आईं और उनकी आंखों के सामने ज्योति की वर्षा होने लगी। उसके बाद बाप बेटे के संबंध हमेशा के लिए सुस्थिर हो गए। भोलानाथ अपने बाप की जगह पर आ गए और उनकी जगह गंगादयाल ने ले ली। कुछ दिनों बाद हाथ पांव पीठ में दर्द रहने के कारण उनका अपच तो ठीक हो गया, पर उनके कानों में बराबर साए साए सी होने लगी। शायद कान के पर्दों को फाड़ने वाली गंगादयाल की गालियां सुनते सुनते उनके कानों में एक स्थायी अनुगूंज बस गई थी। जो भी हो, अब सवेरे सवेरे घर में टुर्र पुर्र करने के लिए गंगादयाल का पेट गड़गड़ाने लगा। गंगादयाल के लड़के कुसहर प्रसाद छोटू पहलवान के बाप थे। कुसहर प्रसाद स्वभाव से गंभीर थे, इसलिए वे गंगादयाल से व्यर्थ गाली गलौज नहीं करते थे। उन्होंने रोज सवेरे खेतों पर जाने से पहले अपने बाप से झगड़ा करने की परंपरा भी खत्म कर दी। इसकी जगह उन्होंने मासिक रूप से युद्ध करने का चलन चलाया। बचपन से ही गंगादयाल को फूहड़ गालियां देने में ऐसी दक्षता प्राप्त हो गई थी कि नौजवान गंजहे उनके पास शाम को आकर बैठने लगे थे। वे उनकी मौलिक गालियों को सुनते और बाद में उन्हें अपनी बनाकर प्रचारित करते। गालियों और ग्राम गीतों का कॉपीराइट नहीं होता। इस हिसाब से गंगादयाल की गालियां 1000 कंठों से 1000 पाठांतरों के साथ फूटा करती थीं। पर कुसहर प्रसाद अपने बाप की इस प्रतिभा से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। चुपचाप उनकी गालियां सुनते रहते और महीने में एक बार उन पर 2-4 लाठियां झाड़कर फिर अपने काम में लग जाते। यह पद्धति अपच की पारिवारिक बीमारी के लिए बड़ी लाभप्रद साबित हुई, क्योंकि खानदान में अपच की शिकायत गंगादयाल के साथ ही खत्म हो गई। कुसहर प्रसाद के 2 भाई थे, एक बड़कऊ और एक छुटकऊ। बड़कऊ और छुटकऊ शांतिप्रिय और निरस्त्रीकरण के उपासक थे। उम्र भर उन्होंने कभी कुत्ते पर लाठी नहीं उठाई। बिल्लियां स्वच्छंदता पूर्वक उनका रास्ता काट जाती थीं, पर उन्होंने कभी उन्हें ढेला तक नहीं मारा। उन्होंने अपने बाप से गाली देने की कला सीख ली थी और उसके सहारे रोज शाम को सभी पारिवारिक झगड़ों को बिना किसी मारपीट के सुलझाया करते थे। रोज शाम को दोनों भाइयों और उनकी औरतों में कांव कांव शुरू होता और बैठक रात के 10 बजे तक चलती। इस प्रकार से इन बैठकों का महत्व सुरक्षा समिति की बैठकों का सा था, जहां लोग कांव कांव करके युद्ध की स्थिति को काफी हद तक टालने में मदद करते हैं। इस दृष्टि से रोज शाम को कुसहर प्रसाद के खानदान में उठने वाले कोहराम को गिरी निगाह से देखना प्रतिक्रियावाद की निशानी होगी। पर पास पड़ोस वालों का राजनीतिक बोध इतना विकसित न था। अतः जैसे ही शाम को छुटकऊ और बड़कऊ की गालियां व हाहाकार गली के कुत्तों की भूख भाग के ऊपर उठकर शिवपालगंज के आसमान में बर्शियां सी चुभोने लगते, पड़ोसियों की आलोचनाएं शुरू हो जाती। अब यह कुकुरहाव आधी रात तक चलेगा।
किसी दिन एक फटा जूता लेकर इन पर पिल पड़ा जाए तभी काम बनेगा। इनकी जुबान को संग्रहणी लग गई है, चलती है तो चलती ही रहती है। कुकुरहाव गंजही बोली का शब्द है। कुत्ते आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए शोर मचाते हैं। उसी को कुकुरहाव कहते हैं। शब्द शास्त्र के इस पेंच को देखते हुए छुटकऊ और बड़कऊ के वार्तालाप को कुकुरहाव कहना गलत होगा। सच तो यह है कि वे दोनों सपत्नीक बंदर हाव करते थे। वे बंदरों की तरह खो खो करते हुए एक दूसरे पर झपटते, फिर बिना किसी के रोके हुए अपने आप रुक जाते। अगर उस समय कोई बाहरी आदमी रुककर उनकी ओर देखने लगता या शांति के फाख्ते की तजवीज करता तो दोनों खो खो करते हुए एक साथ उसी पर झपट पड़ते। बंदर हाव के ये नियम सभी गंजों को मालूम थे, इसलिए छुटकऊ बड़कऊ की पारिवारिक बैठकों की समीक्षाएं छिपे छिपे पीठ पीछे होती थीं और उधर वे बैठकें निर्बाध रूप से आधी रात तक चला करती थीं। छोटे पहलवान के पिता कुसहर प्रसाद अपने भाइयों के वाग विलास को न समझ पाते थे। जैसा बताया गया, वे कम बोलने वाले कर्मशील आदमी थे। रह रहकर चुपचाप किसी को मार बैठना उनके स्वभाव की अपनी विशेषता थी, जो इन आदमियों के जीवन दर्शन से मेल नहीं खाती थी। इसलिए अपने बाप गंगा दयाल के मरने पर कुछ साल बाद वे अपने भाइयों से अलग हो गए। अर्थात बिना बोले हुए लाठी के जोर से उन्होंने अपने भाइयों को घर के बाहर खदेड़ा, उन्हें एक बाग में झोपड़ी डालकर वानप्रस्थ आश्रम में रहने के लिए ढकेल दिया और खुद अपने नौजवान लड़के के साथ अपने पैतृक घर में पूरी पैतृक परंपराओं के साथ गृहस्थी चलाने लगे। महीने में एक बार अपने बाप पर लाठी उठाते उठाते कुसहर प्रसाद के हाथों को कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी कि गंगा दयाल के मर जाने पर उनके हाथ महीने में 2-4 दिन तक सुन्न रहने लगे। लकवा के खतरे को दूर करने के लिए एक दिन उन्होंने फिर लाठी उठाई और छोटे की कमर पर तिरछी करके जड़ दी। छोटे अभी पहलवान नहीं बने थे, पर उनके गांव के पास रेलवे लाइन थी। उसके किनारे तार के खंबे थे। खंभों पर सफेद सफेद इंसुलेटर लगे थे। उनके तोड़ते तोड़ते केवल अभ्यास की बदौलत छोटे के ढेले का निशाना छोटी उम्र में ही अचूक हो गया था। जिस दिन कुसहर प्रसाद ने छोटे की कमर पर लाठी मारी, उसी दिन छोटे ने एक खंबे के सभी इंसुलेटर रेलवे के द्वारा दिए गए पत्थरों से तोड़कर रेलवे लाइन के ही किनारे बिछा दिए थे। लाठी खाकर वे रेलवे लाइन की दिशा में 20 कदम भागे और वहीं से उन्होंने अपने बाप की खोपड़ी को इंसुलेटर समझकर एक ढेला फेंका। बस उसी दिन से बाप बेटे में उनके परिवार का सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो गया। फिर तो लगभग हर महीने कुसहर की देह पर घाव का एक छोटा सा निशान स्थायी ढंग से दिखने लगा और कुछ वर्षों के बाद वे अपने इलाके के राणा सांगा बन गए। छोटे पहलवान के जवान हो जाने पर बाप बेटों ने शब्दों का प्रयोग बंद ही कर दिया। अब वे उच्च कोटि के कलाकारों की तरह अपना अभिप्राय छापों, चिन्हों और बिंबों की भाषा में प्रकट करने लगे। उनके बीच में मारपीट की घटनाएं भी कम होने लगीं और धीरे धीरे उसने एक रस्म का स्वरूप ले लिया, जो बड़े बड़े नेताओं की वर्षगांठ की तरह साल में एक बार जनता की मांग हो या ना हो नियमित रूप से मनाई जाने लगी। कुसहर प्रसाद के चले जाने पर एक आदमी ने चबूतरे के नीचे खड़े खड़े कहा, इसी को कलिजुग कहते हैं। बाप के साथ बेटा ऐसा सलूक कर रहा है। आसमान की ओर आंखें उठाकर सिर पर फैली हुई नीम की टहनियों में झांकते हुए उसने फिर कहा, कहाँ हो प्रभु, कब लोगे कलंकी अवतार। जवाब में आकाशवाणी नहीं हुई। एक कौवा तक नहीं बोला। किसी अबाबील ने बीट तक नहीं की। कलंकी अवतार की याद करने वाले का चेहरा गिर गया, पर सनीचर ने कुल्हाड़ी के बेंट को परखते हुए तीखी आवाज में कहा, जाओ तुम भी कुसर के साथ चले जाओ, गवाही में जाकर खड़े हो जाना, रुपया धेली वहां भी मिल ही जाएगी।
बद्री पहलवान ने मुस्कुराकर इस बात का समर्थन किया। रंगनाथ ने देखा, कलंकी अवतार की याद करने वाला व्यक्ति एक पुरोहित नुमा बुढ़ा है। पिचके हुए गाल, खिचड़ी दाढ़ी, बिना बटन का कुर्ता, सिर पर अस्त व्यस्त गांधी टोपी जिसके पीछे चुटिया निकलकर आसमानी बिजली गिरने से शरीर की रक्षा कर रही थी। माथे पर लाल चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। वह आदमी सचमुच ही कुसहर प्रसाद के पीछे चला गया। सनीचर ने कहा, यही राधे लाल है। आज तक इन्हें बड़े से बड़ा वकील भी जिरह करके नहीं उखाड़ पाया। सनीचर के पास एक तमाशबीन खड़ा था। उसने श्रद्धा से कहा, राधेलाल महाराज को किसी देवता का इष्ट है, झूठी गवाही सटासट देते चले जाते हैं। वकील टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। कुछ देर राधेलाल की प्रशंसा होती रही। सनीचर और तमाशबीन में लगभग एक बहस सी हो गई। सनीचर की राय थी कि राधेलाल बड़ा काइया है और शहर के वकील बड़े भोंदू हैं, तभी वे उसे जिरह में नहीं उखाड़ पाते। उधर तमाशबीन इसे चमत्कार और देवता के इष्ट के रूप में मानने पर तुला था। तर्क और आस्था की लड़ाई हो रही थी और कहने की जरूरत नहीं थी कि आस्था तर्क को दबाए दे रही थी। उसी समय छोटे पहलवान बगल की एक गली से अकड़ते हुए निकले। वैद्य जी के दरवाजे आकर उन्होंने इधर उधर ताक झांक की, फिर पूछा, चले गए? सनीचर ने कहा, हाँ गए, पर पहलवान यह पॉलिसी इंसानियत के खिलाफ है। छोटे ने दांत पीसकर कहा, इंसानियत की तो ऐसी की तैसी, और तुम्हें क्या कहूं। सनीचर कुल्हाड़ी हाथ में लेकर खड़े हो गए। पुकार कर बोले, बद्री भैया देखो, तुम्हारा बछेड़ा मुझ पर दुलत्ती झाड़ रहा है, संभालो। वैद्य जी छोटे को देखकर उठ खड़े हुए। रंगनाथ से बोले, ऐसे नीच का मुंह देखना पाप है, इसे यहां से भगा दो। कहकर वे घर के अंदर चले गए। छोटे पहलवान बैठक के अंदर आ गए थे। धूप फैली हुई थी। सामने नीम के पेड़ पर बहुत से तोते टें टें करते हुए उड़ रहे थे। चबूतरे पर सनीचर कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। बद्री पहलवान एक कोने में चुपचाप खड़े मुगदर की जोड़ी तौल रहे थे। रंगनाथ वैद्यक की किसी किताब के पन्ने उलट रहा था। छोटे को लगा कि उसके खिलाफ विद्रोह की हवा फैली हुई है। जवाब में वे सीना फुलाकर धचक के साथ रंगनाथ के पास बैठ गए और जबड़े घुमा घुमा कर मुंह के अंदर पहले से सुरक्षित सुपारी की जुगाली करने लगे। छोटे ने रंगनाथ को यूं देखा जैसे उनकी निगाह के सामने कोई भुनगा उड़ रहा हो। उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया, ये बात है तो मैं जाता हूं। मैं तो बद्री गुरु का घर समझकर आया हूं। अब तुम ही लोगों की हुकूमत है तो यहां पेशाब करने भी नहीं आऊंगा। रंगनाथ ने हंसकर बात को हल्का करना चाहा। कहा, नहीं नहीं, बैठो पहलवान, दिमाग गर्म हो रहा हो तो एक लोटा ठंडा पानी पी लो। फिर उसी तरह उखड़ी आवाज में छोटे ने कहा, पानी? मैं यहां टट्टी तक के लिए पानी नहीं लूंगा। सब लोग मिलकर चले हैं हमको लुलुहाने। बद्री ने अब छोटे की ओर बड़प्पन की निगाह से देखा और एक मुगदर को बाएं हाथ से तोला। देखते देखते मुस्कुराए, बोले, गुस्सा तो कमजोर का काम है, तुम क्यों ऐंठ रहे हो? आदमी हो कि पैजामा? छोटे पहलवान समझ गए कि उस कोने से उन्हें सहारा मिल रहा है। अकड़ दिखाते हुए बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता बद्री गुरु, सभी दमड़ी जैसी जान लिए हुए मुझे लुलुहाते घूम रहे हैं। कहते हैं बाप को क्यों मारा, बाप को क्यों मारा। लगता है कुसहर प्रसाद शिवपालगंज में सबके बाप ही लगते हैं, जैसे मैं ही उनका एक दुश्मन हूं। छोटे पहलवान और भी उखड़ गए। बोले, गुरु, साला बाप जैसा बाप हो तब तो एक बात भी है। थोड़ी देर सब चुप रहे। रंगनाथ छोटे पहलवान की चढ़ी हुई भौं को देखता रहा। सनीचर भी अब तक बैठक में आ गया था। समझाते हुए बोला, ऐसी बात मुंह से ना निकालनी चाहिए। धरती धरती चलो, आसमान की छाती ना भाड़ो। आखिर कुजहर ने तुम्हें पैदा किया है, पाला पोसा है। छोटे ने भुनभुना कर कहा,
कोई हमने स्टाम्प लगाकर दरखास्त दी थी कि हमें पैदा करो। चले साले कहीं के पैदा करने वाले। बद्री चुपचाप यह वार्तालाप सुन रहे थे। अब बोले, बहुत हो गया छोटे, अब ठंडे हो जाओ। छोटे अनमने होकर बैठे रहे। नीम के पेड़ पर होने वाली तोतों की टें टें सुनते रहे। आखिर में एक सांस खींचकर बोले, तुम भी मुझी को दबाते हो गुरु। तुम जानते नहीं यह बुढ़ा बड़ा कुलच्छनी है। इसके मारे कहारिन ने घर में पानी भरना बंद कर दिया है। और भी बताऊं? अब क्या बताऊं, कहते जीभ गंधाती है। तो मित्रों, ये था राग दरबारी का 11वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद।